नमस्कार, संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। नए दर्शकों को बता दें कि यात्रा धर्म, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, लोक परंपरा से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति की है, जो हजारों वर्षों से निर्बाध, निरंतर गतिमान है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत की लोक परंपराओं का है। लोकगीत, लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति के संचार का एक सशक्त माध्यम रही हैं। इसी माध्यम से सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का ज्ञान समाज को मिलता रहा है। तो आइए संस्कृति यात्रा का आरंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं साप्ताहिकी। IGNCA में भारत की कार्टूनिंग संस्कृति पर एक अनूठी प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन हुआ। व्यंग चित्र, कैरिकेचर कल्चर इन इंडिया विषय पर आयोजित संगोष्ठी में उद्घाटन भाषण देते हुए IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, कार्टूनिंग हैज इट्स ओन स्पेस इन द एंटायर एरिना ऑफ आर्ट एंड इट रियली क्रिएट्स समथिंग which is not possible for others to create in many more words. Like we always say that what a cartoon says in just a couple of words and 2-3 caricatures, even a big article on an edit page cannot say. So those things are very important as far as cartooning is concerned. गोष्ठी की प्रस्तावना देते हुए डॉक्टर ऋतु गेरोला खंडूरी ने कहा, So this exhibition is a story about cartooning, but it is also a story about the people behind cartooning, and I hope we can capture that connection and that you can leave this symposium today as well as the event today knowing a little more about the cartoon history of India and the significant role it has played in I would say in shaping cartooning around the world. संगोष्ठी में देश के नामचीन कार्टूनिस्ट डॉक्टर राजेंद्र धोड़पकर, अमर उजाला और पायनियर की पूर्व एडिटोरियल कार्टूनिस्ट मीता रॉय, टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ कार्टूनिस्ट संदीप अध्वर्यु और प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मंजूल ने भारत में कार्टून संस्कृति पर अपने विचार साझा किए। संगोष्ठी के समापन सत्र की अध्यक्षता IGNCA के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा, नई पीढ़ी को भी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसमें कार्टून को उचित स्थान, महत्वपूर्ण स्थान मिले, तो उससे अगर कहेंगे तो चाहे वो सरकार के जितने विकास के काम हैं उसमें भी मदद मिलेगी। हम लोग ये दावा करते हैं और सही दावा करते हैं कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं, तो लोकतंत्र को मजबूत करने में भी कार्टून का बड़ा भारी उपयोग है। इस अवसर पर अपनी तरह की एक अलग प्रदर्शनी व्यंग चित्र, भारत की कार्टून संस्कृति की झलक का आयोजन किया गया। इसमें देश के प्रख्यात कार्टूनिस्टों के कार्टून प्रदर्शित किए गए थे। संस्कृति के प्रचार प्रसार के संबंध में बढ़ावे के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र जम्मू का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उपस्थित रहे। इस विशेष अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी भी मौजूद रहे। कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में IGNCA का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। गुवाहाटी में श्रीमंत शंकर देव, उनकी साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी और कॉटन विश्वविद्यालय के असमिया विभाग द्वारा किया गया। शंकरदेव अध्ययन के प्रतिपादक प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप ज्योति महंत ने इस अवसर पर आध्यात्मिक ज्ञान, साहित्यिक प्रतिभा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में शैल कला, पुरातत्व और संरक्षण के प्रयास पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन IGNCA के आदि दृश्य विभाग और रत्नागिरी के कोंकण जियोग्लिफ्स एंड हेरिटेज रिसर्च सेंटर ने किया। इसमें देश की विभिन्न संस्थाओं से आए हुए विद्वानों ने शैल कला पर व्याख्यान और प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामवासियों और छात्र छात्राओं को धरोहरों के महत्व के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने
जम्मू के विजयपुर स्थित एम्स का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृति और स्वास्थ्य क्षेत्र के समन्वय को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। ये मुलाकात भारत की सांस्कृतिक धरोहर और स्वास्थ्य सेवाओं से सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल की उम्मीद जगाती है। साप्ताहिकी के 7 रंगों से आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की तरफ। लोक गायन शैली आल्हा भारतीय लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित एक शौर्य गाथा है, जो महोबा के वीर योद्धा भाइयों आल्हा और उदल के शौर्य की कथाओं का वर्णन है। आल्हा बुंदेलखंड के राजा के महापराक्रमी सेनापति थे, जो छोटे भाई उदल भी शौर्य में कुछ कम नहीं थे। इस गायन शैली का जन्म लगभग 1250 ईस्वी में हुआ था और यह अभी तक बुंदेलखंड की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। ये गांव में मेले और त्योहारों के दौरान गाया जाता है और लोग इसे बड़े चाव से सुनते हैं। कहते हैं कि आज भी अगर कोई मन से आल्हा गाए और श्रोता ध्यान से सुने तो निश्चित ही उनकी भुजाएं फड़कने लगेंगी। तो आइए देखते हैं फिल्म आल्हा के कुछ अंश। मलैया शिव शंकर के जहाँ पर पर्वत है कैलाश, अरे बन्हा नांदिया दरवाजे पर जहाँ शिव करे हमेशा बार। अरे भूतन भैया गौरी लागी शिव जी करे राम गुण ज्ञान। अरे अद्भुत लीला महादेव क्या ओढ़ है शेर बबर के खान। अरे नाग कालिया गर्दन लिपटे जटे से गंग रहे लहराए। मैं एक शास्त्रीय गायक था। मेरे लिए शास्त्रीय संगीत के अनुशासन और इसकी जटिलताओं से खुद को अलग कर पाना काफी कठिन है। सुर को सांस के समान जिया है मैंने। लेकिन गनौरी से मिलने के बाद मैंने जाना कि संगीत के प्रति समर्पण क्या चीज है। इस आदमी का जीवन आल्हा के लिए है। जब वे आल्हा की बात करते हैं तो आप उनमें आल्हा को देख सकते हैं, और जब वे आल्हा गाते हैं तो कला की उस ऊंचाई को छू लेते हैं जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। पहली दफा मैंने उन्हें पटना के गांधी मैदान में गाते देखा था। मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने उनकी दीवानगी में खुद को शामिल कर लिया। काली सुबरी है कोलकाता के आयोरी का देवी मसूधा बाल। हर 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 रो भाई बबुआ रुदल बबुआ, सारा तरफ से मैया के दुश्मन गे लिहू न खबरिया हमारी दुर्गा माँ, सारा तरफ से मैया सतरू है गे। लेकिन मेरे आसपास कोई भी इस लुप्त होती गायन परंपरा को जानने वाला नहीं मिला। दुर्भाग्य से इस पर अधिक किताबें भी नहीं हैं। शोध तो बहुत ही कम हुए हैं। मैंने तय किया कि इस अद्भुत गायन कला को विस्तार से जानूंगा। उन जगहों पर जाऊंगा जहां आज भी आल्हा फिजाओं में गूंजता है। उन लोगों से मिलूंगा जो आल्हा के लिए जीते हैं। आल्हा की रूह को समझने के लिए ये जरूरी है। अरे भैया आल्हा के मलिया अपन मूरी चढ़ैलो आउदल चढ़ावै मैया पान गे फूलवा। हे माता, हमको ऐसा वरदान दीजिए माता कि 24 घंटा हमको युद्ध करने की क्षमता रहे। माता कहा कि तथास्तु। आल्हा इस इलाके के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। हर राखी के दिन यहाँ सावनी मेला लगता है, जिसमें आल्हा और उदल के जीवन को दिखाया जाता है। उनसे संबंधित कहानियों की जीवंत प्रस्तुति की जाती है। आज से 1000 साल पहले
ऐसे ही एक राखी के दिन आल्हा और उदल ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाई थी। महोबा में देश के कोने कोने से आल्हा गायक जुटते हैं और इस महान वीर को अपनी गायकी से श्रद्धांजलि देते हैं। पर चढ़ी अब कह लो तूल कमान मुहारा से अरे भगिए ना। पैसा मैं नहीं कमाया हूँ लेकिन सम्मान हमको बहुत मिलता है। सम्मान मोहल्ला में, अपना गांव घर में भी मिलता है और बाहर में भी मिलता है। आल्हा गायकों का इस गाथा के प्रति विश्वास तो समझ में आता है, लेकिन दीक्षित का अपने गुरु पर विश्वास और आल्हा के उज्जवल भविष्य की आशा ने मुझे चकित कर दिया। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर मुझे भी अपने भीतर का अंधकार छटता दिखाई दे रहा है। ऐसी अब रोए रोए द्यावल कहाँ शपथ सारद की खाऊं, प्याट रहो तुम लाल हाल महुबा का बताऊं। अजी नदी नर्मदा पार बना लोहा गढ़ आला, और जहाँ जम्बे का पुतरा है करियामत वाला। ठाकुर के चरण मनाओ, श्री ठाकुर के चरण मनाओ, पाप नाशनी माँ गंगा है। आज भागीरथ कार्य पूरन के हो जाए, हम भागीरथ कार्य पूरन कर जाए। स्नान करे हो गंगा। आल्हा उदल की वीर गाथा से आगे बढ़ते हैं मूर्ति कला की ओर अपने अगले पड़ाव संवाद में, और बात करते हैं प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार अरुण योगीराज से। अब तक 10,000 से अधिक मूर्तियां बनाने वाले अरुण एक अद्भुत युवा मूर्तिकार हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए उनके द्वारा तराशी गई रामलला की मूर्ति ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दी है। उनकी सजीव कृति ने करोड़ों श्रद्धालुओं को भाव विभोर किया है। अरुण योगीराज का जन्म कर्नाटक के मैसूरू में हुआ था। मूर्ति कला उन्हें अपने परिवार से विरासत के रूप में मिली है। उनका परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से मूर्ति कला के लिए समर्पित है और इसी परंपरा को अरुण योगीराज आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए संवाद में सुनते हैं प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज से रामलला की मूर्ति बनने की कहानी उन्हीं की जुबानी। हमको पता था अयोध्या में मेन मूर्ति के लिए आर्टिस्ट को ढूंढ रहे हैं, और इसमें हमारा कर्नाटका से भी बहुत आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए थे। वो जनवरी में शायद ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट मेरे को कॉल नहीं आया था। सो एंड हम आर्टिस्ट को पूछ के लेना बहुत दर्द होता है। पूछ के ये दे दीजिए, ऐसा पूछने से मन नहीं मानता है। सो मगर मैंने बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, और कोई काम है हाथ में उसको ठीक से करना डिसाइड करके काम कर रहा था। इन द मंथ ऑफ अप्रैल शायद आर्टिस्ट का फाइनलाइज होना था। जस्ट 1 day बिफोर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम श्री सचिरान जोशी जी, एंड ही टोल्ड अरुण तुरंत आप दिल्ली आ जाओ, मैं आपको टिकट बुक कर रहा हूँ। तो उस रात मैं निकल के सुबह आई रीच दिल्ली। मैंने उस मीटिंग में बैठा था और विथ अदर आर्टिशियंस on that basis 3 artists were got selected to make the main idol of Sri Ramlala, and I am the one among them, and I am the youngest one. At this time I would definitely like to take this opportunity to thank Sachidanand Joshi ji because of his call
at the last moment, I got an opportunity to make Sri Ram Lalla idol for Sri Rama Janmabhoomi. So I think all this thing, and also the love of the nation, so everything changed. And I always believe that as a human we can't create God. He will choose us and we are just an instrument. वो हमारे हाथ से बनवाया है. I can't say that I created Lord. No. उससे पहले मैंने 2 नेशनल इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट किया था. केदारनाथ का शंकराचार्य मूर्ति और इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मूर्ति. So I thought for few days people will appreciate me or talk about this idol and everything, and मैंने बहुत लाइटली ले लिया था. मगर इनॉग्रेशन होने के बाद पूरा देश से इतना प्यार आ रहा है. You know, now it's almost 50 days now. I'm traveling every state almost. So हर जगह से इतना प्यार मिल रहा है. So somewhere I feel I'm so blessed that I got this opportunity. और best compliments is मैं काम कर रहा था, and also we are not supposed to 3 आर्टिस्ट काम कर रहा था साथ में, and we are not supposed to see what we are doing. So हम लोग अंदर बहुत क्यूरियोसिटी था, वो कैसा कर रहे हैं, वो कैसा कर रहे हैं. हमारे साथ 6-7 लड़के थे. तो दे यूज्ड टू कुक एंड डिलीवर टी टू ऑल 3 स्टूडियोज़. मैं उन लड़कों को पूछ रहा था, ज़्यादा नहीं पूछ रहा था, सिर्फ ये पूछ रहा था इन तीनों में आपको कौन सी पसंद है. एंड दे आर टेलिंग दैट आप तीनों मूर्तियाँ बहुत अच्छे बन रहे हैं सर, मगर आपकी मूर्ति ऐसा लग रहा है वो लाइफनेस है, हमारे साथ बात करने वाला है. सो दैट इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई रिसीव्ड. वो बोलने के वक्त वो उनका आँख में आंसू आ रहा था. दे आर वेरी शायद 20 साल का 20-21 ईयर्स ओल्ड, बहुत अच्छे लड़के थे. सो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड ऑल्सो दैट टाइम आई फेल्ट ओके, थोड़ा हम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, आई एम गोइंग ऑन ए राइट वे. तो दिस वॉज द एक्सपीरियंस सर. पहली बार राम लल्ला ढूंढना था क्योंकि रेफरेंसेस ज़्यादा नहीं था. सो पहला हमने एक कोशिश किया शिल्पशास्त्र क्या कहता है रिगार्डिंग दैट बाल रूप. सो उत्तम पंचताल में 64 अंगुल हम कहते हैं. सो दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट हमको मिल गया. उसके अंदर हमको डिवाइनिटी और हमारा बच्चों का फीचर्स भी लेके आना है. सो फॉर दैट मैंने ऐसा कोशिश किया क्योंकि आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, आई एम कंफर्टेबल डूइंग इन होयसला स्टाइल एंड अदर स्टाइल. और हमको पता है if I show the South Indian idol out of 100, only 5 or 6 people can identify this is South Indian idol, Hoysala style idol. I don't want to stick into that frame क्योंकि ये देश का था. It is not that मैं कर्नाटक से आ गया, हमारा कर्नाटक स्टाइल बन ले. So I want to connect with the whole nation. और मेरा पहला थॉट, हम तीनों कंपटीशन में था. मैंने पहले दिन ऐसा सोच के मेरा मूर्ति सेलेक्ट हो गया और 2 क्वेश्चन मेरे को आंसर देना था. वेदर इट विल कनेक्ट टू द पीपल हु कम फ्रॉम स्मॉल विलेज, वेदर ओल्ड एज, न्यू हमारा एज का और यंगस्टर्स को कनेक्ट, तीनों एज का कनेक्ट करता है या नहीं, इसको मैंने को आंसर देना था. एट द सेम टाइम अभी मैंने बताया देश का होना था. इट्स नॉट अबाउट साउथ इंडिया, इट्स नॉट अबाउट नॉर्थ इंडिया, इंडिया पूरा हमको एक कनेक्ट करना था. सो आई स्टार्टेड फाइंडिंग आंसर फॉर दिस 2 फ्रॉम पास्ट 7 months. इतना ही हमें पत्थर के अंदर ढूंढना शुरू किया और बीच बीच में हमने हमारे होमवर्क किया था. सो लाइक दैट आई मेड लॉट ऑफ चेंजेस एंड लॉट ऑफ होमवर्क बिकॉज एवरी सेंटीमीटर मैंने अभी बताया, एक चीज़ भी नहीं छोड़ना था, हमारा शास्त्र छोड़ना नहीं था, बच्चों का फीचर्स नहीं छोड़ना था, और हमारा एक डिवाइनिटी, बट इवन दैट चाइल्डिशनेस वी नीड डिवाइनिटी. सो ये भी पकड़ना था सर. इवन एज ए डिवोटी पॉइंट ऑफ व्यू आई डिड दिस वन. आई डिड इट एज ए स्कल्प्टर, आई डिड इट एज ए डिवोटी. इवन इफ आई एम ए डिवोटी कमिंग फ्रॉम फार अवे, अदर आई एम हमारा को दर्शन दे रहा है. सो ऐसा मैं देख रहा था. समटाइम आई यूज्ड टू आस्क माई डॉटर अबाउट द फीडबैक. शी इज़ 7 years old. Because I am getting the feedback in and around me, they are similar of my age. They might lie that whether it is good or not. But I am asking my daughter, showing the photo. ये बच्चे जैसा दिख रहा है, बड़े जैसा दिख रहा है. She is giving, no, बच्चे जैसा दिख रहा है. So then, so आराम हो रहा था तेरा दिल को.
सो नाइस जर्नी सर, इट इज़ वेरी वेरी बहुत अच्छी जर्नी था। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध शिल्पकार अरुण योगीराज से भगवान रामलला की मूर्ति का वर्णन। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण की एक विस्तृत परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर। आज माटी सुगंध में आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के गांव लम्ही। लम्ही गांव उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। लम्ही वाराणसी के निकट स्थित एक छोटा सा गांव है जो हिंदी साहित्य के अमिट हस्ताक्षर मुंशी प्रेमचंद की जन्मस्थली है। प्रेमचंद के उपन्यासों और कहानियों में गांव के जीवन, किसानों की समस्याओं और ग्रामीण समाज के विभिन्न पहलुओं का ताना बाना दिखता है। गांव के इतने सजीव चित्रण के पीछे संभव है कि लम्ही गांव ही उनकी प्रेरणा का स्रोत है। तो आइए चलते हैं लम्ही। लम्ही गांव हिंदू और उर्दू लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है। मुंशी प्रेमचंद जी को भारतीय किसान के दुखों, आनंद और आकांक्षाओं के सबसे महान कथाकार के रूप में जाना जाता है। – 2016 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने लम्ही में अपना प्रेमचंद मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्टडी सेंटर स्थापित किया। लम्ही एक मध्यम आकार का गांव है जिसमें कुल 308 परिवार रहते हैं। गांव की आबादी 1841 है। लम्ही 2 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 28 यानी NH-28 द्वारा वाराणसी और आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है। लम्ही से निकटतम हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 20 किलोमीटर दूर है। निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन है। बिजली, इंटरनेट, गैस की आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं गांव में बहुत अच्छी तरह से तैयार की जाती हैं। गांव की महिलाओं को चूल्हे पर खाना बनाते देखा जा सकता है। गांव में पीने का पानी सही मात्रा में उपलब्ध है। लम्ही और उसके आसपास के बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भी मौजूद हैं। गांव में 3 निजी अस्पताल और एक सरकारी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य उपकेंद्र भी मौजूद है। गांव में आय का मुख्य स्रोत खेती है। लम्ही गांव में बहुत सारे मंदिर भी मौजूद हैं, जैसे हर हर महादेव मंदिर, काशी मंदिर उनमें से एक है। रामलीला मेला और ताजिया मुहर्रम मनाए जाने वाले त्योहार हैं। लम्ही गांव में एक नियमित दिन कुछ इस तरह देखा जा सकता है, जिसमें लोग कांच, खिलौने और कई संबंधित वस्तुओं से चूड़ियां बना रहे होते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.igNCA@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए
नमस्कार।